हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा प्रबंधन के एमसीक्यू का कोर्स चल रहा था उसके 1463 प्रश्न कर रहे हैं और उसमें हमारे 401 क्वेश्चन हो चुके थे और आज हम 402 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हमारा सीरीज़ का 15वां भाग है। 14 भाग कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में प्रबंधन एमसीक्यू नाम से मिल जाएगा, तो दोनों से ही आप उसको कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रमाणकों की जांच कौन करता है? निरीक्षण, प्रमाणक ही, प्रमाणन या इनमें से सभी। तो प्रमाणकों की जांच करता है प्रमाणन। प्रमाणकों की जांच कौन करता है? प्रमाणन करता है। प्रमाणन क्या होता है? प्रमाणकों की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय या उपरोक्त सभी। तो नियोजन संबंधी कार्य जो हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं। नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उच्च स्तरीय। मतलब नियोजन कौन करता है? जो उच्च स्तर। प्रबंध को 3 स्तरों में बांटा है, उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्य स्तर, जिसमें नियोजन संबंधी कार्य कौन करता है? उच्च स्तरीय संबंध और उच्च स्तरीय प्रबंध। और प्रमाणकों की जांच कौन करता है? प्रमाणन करता है। फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये 1463 प्लस प्रश्नों की है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 90 रुपीज़ में आप इसकी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेदन पत्र में शारीरिक अथवा मानसिक दोष का वर्णन निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? मानसिक अक्षमताएं, शारीरिक अक्षमताएं, जीवन संबंधी जानकारी या उपयुक्त सभी। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अगर शारीरिक अथवा मानसिक दोष हो तो ये आता है जीवन संबंधी जानकारी। शारीरिक अथवा मानसिक दोष का वर्णन हो तो यह किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? मतलब आपको क्या जानकारी देना होता है? तो वहाँ जीवन संबंधी जानकारी देना होता है, तभी शारीरिक अथवा मानसिक दोष का वर्णन आता है। अगला है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह कथन किसका है? यह कथन है एलन का। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह कथन किसका है? यह कथन एलन का है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह किसका कथन है? यह एलन का कथन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? स्तर के विकास में, तकनीकी क्षमता के विकास में, उत्तरदायित्व निर्वाह भावना में या उपरोक्त सभी में? स्तरों का विकास करना, कैसे वो अपने को खुद को टेक्निकल इम्प्रूव कर सकते हैं, उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे कर सकते हैं, या अभी तो कौन आता है? तो इसके अंतर्गत सभी आते हैं। मतलब पर्यवेक्षकों को ये सभी प्रशिक्षण दिया जाता है। स्तर का विकास भी दिया जाता है, तकनीकी क्षमता का भी दिया जाता है, उत्तरदायित्व निर्वाह का भी दिया जाता है और उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आज रात को मैं आपको जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी जो आत्मकथा है, खिलाड़ियों से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो करवाऊंगी, क्योंकि व्यापम में ये वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए वो मैं आपको कराऊंगी। तो वो आप अच्छे से वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आज शाम को आएगा। अगला है, काल का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा। टेलर को यह धारणा किस सिद्धांत की मान्यता है? सबसे पहले ये धारणा किसकी है? ये टेलर की है। क्या है कि अगर काल का संबंध, मतलब जैसे जैसे आप समय बढ़ाएं और उसमें अगर किसी को अपने को आप ये बोलें कि हाँ आप हम तुम्हारा ज़्यादा समय ले रहे हैं और हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे, तो पारिश्रमिक हम तुम्हें बढ़ा देंगे, तो व्यक्ति काम करने के लिए और ज़्यादा अभिप्रेरित होगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। ये धारणा टेलर की थी। और ये किस सिद्धांत की है? जेड सिद्धांत, एक्स सिद्धांत, बाय सिद्धांत या पुरस्कार का सिद्धांत? तो ये है पुरस्कार का सिद्धांत। मतलब अधिक काम करोगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह किसका सिद्धांत है? ये पुरस्कार का। एक्स वाई सिद्धांत जो है वो मैक्स ग्रेगर का सिद्धांत है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, जे आर हेनरिच के अनुसार किसी कार्य के निष्पादन में व्यतीत किए जाने वाले समय का लगभग डैश भाग संप्रेषण में व्यतीत होता है। मतलब कोई कार्य अगर हो रहा है तो उसका कितना भाग संप्रेषण में, मतलब आवागमन में, यहाँ से वहाँ जाने में व्यतीत होता है। तो कितना होता है? 50%, 70%, 80%। तो कितना होता है? ये होता है 70%। कितना होता है? 70% होता है। किसी कार्य के निष्पादन में व्यतीत किए जाने वाले समय का लगभग 70% भाग संप्रेषण में व्यतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन की मुख्य कमी है निम्न को मान्यता देने में विफल करना। पद सोपान श्रृंखला,
सहयोग का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत या समता का सिद्धांत। तो ये है आदेश की एकता का सिद्धांत। टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन की मुख्य कमी है। क्रियात्मक संगठन किसने दिया था? ये टेलर ने दिया था। और इसकी मुख्य कमी क्या है? इसकी आदेश की एकता। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या होता है? आदेश की एकता का सिद्धांत मतलब जो अधीनस्थ है वो किसी एक ही अधिकारी के अंडर में रहेगा। ऐसा नहीं है अलग अलग अधिकारी उसे अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं। तो आदेश की एकता का सिद्धांत ये होता है। तो क्रियात्मक संगठन की इसकी प्रमुख कमी है जिसके कारण यह विफल रहता है, आदेश की एकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध मूलतः संबंधित है बाजार एवं सामग्री से, कार्यविधि एवं ज्ञान से, मशीन एवं यंत्र से या मानव शक्ति से। तो प्रबंध किससे संबंधित होता है? प्रबंध मूलतः किससे संबंधित होता है इनमें से? तो किससे संबंधित होता है? प्रबंध मूलतः संबंधित होता है मानव शक्ति से। किससे संबंधित होता है? मानव शक्ति से। मेन उसका काम जो पूरा का पूरा डिपेंड होता है वो किस पे होता है? पूरा का पूरा ये होता है मानव शक्ति पे डिपेंड। किस पे होता है? मानव शक्ति पर डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ओलिवर सेल्डन, हेनरी फ्योल, चेस्टर बर्नार्ड या टेलर। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं हेनरी फ्योल। जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हेनरी फ्योल। कौन है इसके लेखक? हेनरी फ्योल हैं। अगला क्वेश्चन है, नियोजन से आशय क्या है? भविष्य के निर्णय लेना, भूतकाल के निर्णयों की समीक्षा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब आगे के लिए किस प्रकार से आप योजना बना सकते हैं। तो नियोजन क्या हो जाएगा? भविष्य के निर्णय लेना। अगला है, मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है। यह कथन किसका है? फ्योल का, ड्रकर का, एडम स्मिथ का। तो ये है पीटर ड्रकर का। किसका है? पीटर ड्रकर का है। क्या है पीटर ड्रकर का? कि मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना अभिप्रेरणा नहीं है। क्या है? मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना अभिप्रेरणा नहीं है। मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना अभिप्रेरणा नहीं है। यह किसका है? पीटर ड्रकर का है। अगला है, जिन कर्मचारियों की वैज्ञानिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो सकी है उन्हें अभिप्रेरित करने वाली विचारधारा कौन सी है? जिन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो सकी है उन्हें अभिप्रेरित करने वाली विचारधारा कौन सी है? कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। कौन सी है? कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है। मतलब इन्होंने बोला है पीटर ड्रकर ने कि अगर आप किसी को मुद्रा के द्वारा पुरस्कृत करते हो तो यह एक पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है। किसने बोला है? ड्रकर ने बोला है। और ये कैरेट एवं स्टिक विचारधारा क्या है? कि जिन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो सकी है। अगला है, हॉर्नथॉर्न ने अपने प्रयोग कब किए थे? हॉर्नथॉर्न ने अपने प्रयोग किए थे 1924 से 1932 तक। कब किए थे? 1924 से 32 तक हॉर्नथॉर्न ने अपने प्रयोग किए थे। परिसीमित विवेकता की अवधारणा किसने दी थी? परिसीमित विवेकता की अवधारणा इनमें से दी थी हर्बर्ट ए साइमन ने। किसने दी थी? हर्बर्ट ए साइमन ने परिसीमित विवेकता की अवधारणा दी थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। अगर आप इसकी बुक लेना चाहते हैं प्रबंधन के MCQ की तो आप 90 रुपये में इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आपने आपका नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप मुझे हाय लिखकर अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा तो मैं सेव कर लूँगी। सेव इट करके भेज दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा ID फॉलो नहीं की है AKANKSHA1957 तो इस पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने डैश प्रबंध विचारधारा का विकास किया? सरल, संरचनात्मक, क्रियात्मक या नियोजन? तो मैक्स वेबर ने क्रियात्मक विचारधारा का विकास किया। मैक्स वेबर ने कौन सी विचारधारा का विकास किया? तो मैक्स वेबर ने क्रियात्मक विचारधारा का विकास किया। याद रखिएगा, मैक्स वेबर ने कौन सी? क्रियात्मक। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसका है? जॉर्ज और टेरी, हर्बर्ट ए साइमन, पीटर F ड्रकर या ओ डोनेल।
निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। तो ये किसका है? ये ड्रकर ने बोला है, पीटर ड्रकर ने बोला है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह किसने बोला है? ये पीटर एफ ड्रकर ने बोला है। सत्यापन के अंतर्गत क्या क्या आता है? मौलिकता पर ध्यान दिया जाता है, भौतिकता पर ध्यान दिया जाता है, या दोनों पर ध्यान दिया जाता है? तो सत्यापन में केवल भौतिकता पर ध्यान दिया जाता है, मौलिकता पर नहीं दिया जाता, भौतिकता पर दिया जाता है। तो सत्यापन के अंतर्गत क्या आ जाता है? भौतिकता। सत्यापन के अंतर्गत किस पर ध्यान दिया जाता है? भौतिकता पर सत्यापन के अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण किससे मिलके बना होता है? विज्ञान, कला या दोनों? तो अंकेक्षण दोनों से मिलके बनता है, विज्ञान से भी और कला से भी, दोनों से मिलके अंकेक्षण बनता है। अंकेक्षण सबसे पहले यूनान से आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। संभाव्य दायित्वों के सत्यापन की विधि कौन सी है? संभाव्य आने वाले दायित्वों के सत्यापन की वेरिफिकेशन की विधि कौन सी है? संभाव्य दायित्व, विद्यमान की जांच, परीक्षण या प्रभाव की जांच? तो संभाव्य दायित्वों के सत्यापन की विधि है संभाव्य दायित्व। कौन सी है? संभाव्य दायित्व। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 113 किससे संबंधित है? सुरक्षित पूंजी से, अंश पूंजी की कमी से, अंश प्रमाण पत्र से या संलग्न प्रमाण पत्र से? तो ये है अंश प्रमाण पत्र से संबंधित। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 113 किससे संबंधित है? अंश प्रमाण पत्र से संबंधित है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 113 किससे संबंधित है? अंश प्रमाण पत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सी एक क्षय संपत्ति है? मतलब जो क्षय हो जाती है, रोकड़, सम्मान, ख्याति या कोयला की खान? तो इनमें से कौन क्षय संपत्ति है? कोयला की खान। कोयला की खान क्षय हो जाती है। क्षय संपत्ति कौन सी है? कोयले की खान। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का कौन सा कार्य मानवीय संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता है? नियुक्तिकरण, निर्देशन, संगठन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रबंध का जो नियुक्तिकरण कार्य है वो मानवीय संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता है। प्रबंध का कौन सा कार्य मानवीय संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता है? तो वो है नियुक्तिकरण। कौन सा है? नियुक्तिकरण। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसने? डैश प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है। यह परिभाषा किसकी है? बैच की, जॉर्ज टेरी की, पीटर ड्रक की या लॉरेंस ए एप्ली की? तो ये है लॉरेंस ए एप्ली की। लॉरेंस ए एप्ली ने यह परिभाषा दी कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। लॉरेंस ए एप्ली प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है, यह परिभाषा किसने दी है? लॉरेंस ए एप्ली ने दी है। अगले क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी भी प्रबंध की तरह क्या है? क्रिया है, विद्या है, भाग है या साधन है? तो भूमि, श्रम एवं पूंजी की तरह प्रबंध क्या है? क्रिया, विद्या, भाग या साधन? तो ये है साधन। क्या है? भूमि, श्रम एवं पूंजी की तरह प्रबंध क्या है? प्रबंध एक साधन है। फ्रेंड्स, ये प्रबंधन का एमसीक्यू है और ये 1463 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। इसकी ई बुक आपको 90 रुपये में मिल जाएगी। आप इसको लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे इस प्रकार के मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो इसकी पीडीएफ लेके खुद भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसकी प्राइस 99 रुपये की ई बुक है। इसमें आपको लगभग 1400 प्लस करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप बाकायदा लेकर घर पर उसकी कॉपी निकलवा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का वेटेज व्यापम में बहुत ज़्यादा है, इसी के मद्देनजर ये बनाई गई है। इसके अलावा ये हमारे मध्य प्रदेश की वार्षिकी है करंट अफेयर्स की। इसकी ई बुक की प्राइस 49 रुपये है। आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 11 बुकलेट आपको मिलेंगी। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। मेरी सभी वीडियोस की पीडीएफ दी जाती है। इसका चार्ज 2599 है, साथ में कुरियर चार्ज अलग है। ये पटवारी के नोट्स हैं। पटवारी के नोट्स आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हैंड रिटन वन लाइनर फैक्ट में ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं कोई भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजीकरण किसका उपाय है? मानसिक, व्यावहारिक, अभिप्रेरणा या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेश का? तो निजीकरण उपाय है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेश का। निजीकरण किसका उपाय है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेश का उपाय है।
अगला है प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ उसके द्वारा काम कराने की भी यह एक कला है। मतलब प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ साथ जो उसके द्वारा काम कराया जाता है उसकी भी एक कला है। यह अवधारणा किसकी है? हेराल्ड कुंज की, एफ.डब्ल्यू. टेलर की, जॉर्ज टेरी की या बैच की? तो औपचारिक रूप से संगठित समूह द्वारा काम कराने की कला को बोला था हेराल्ड कुंज ने। ये हैगल्ड नहीं है, हेराल्ड कुंज है। हेराल्ड कुंज ने बोला था कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ साथ उसके द्वारा काम कराने की एक कला है। अगला है प्रबंधक की आवश्यकता कहाँ होती है? निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। तो सभी स्तरों पे ही प्रबंधक की आवश्यकता होती है। पीटर और ड्रकर ने कौन सा विचार दिया था? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, नियोजन द्वारा प्रबंध या समन्वय द्वारा प्रबंध? तो पीटर और ड्रकर ने इनमें से कोई भी विचार नहीं दिया था, ना उद्देश्यों द्वारा, ना नियोजन द्वारा, ना समन्वय। नहीं सॉरी, पीटर और ड्रकर ने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध दिया था। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पीटर और ड्रकर के द्वारा ही दिया गया है। किसने दिया है? तो ये दिया है पीटर और ड्रकर ने। हम मोटरें, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि मनुष्यों का विकास है, वस्तु का निर्देश है, मनुष्य का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो इसका अर्थ होता है मनुष्य का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। अगला है संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताकर इसके महत्व का उजागर किसने किया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संचार को प्रबंध की समस्या बताकर इसके महत्व को उजागर किसने किया? हेनरी फ्योल ने, पीटर ड्रकर ने, एल्विन डॉड ने या जॉर्ज ट्रेरी ने? तो संचार को प्रबंध की समस्या बताकर इसके महत्व को उजागर किया है जॉर्ज टेरी ने। संचार को प्रबंध की पहली समस्या किसने बताया है? जॉर्ज टेरी ने बताया है। संचार को प्रबंध की पहली समस्या किसने बताया है? जॉर्ज टेरी ने संचार को प्रबंध की पहली समस्या बताया है। अगला क्वेश्चन है क्लेटन अल्डरकर की ERG विचारधारा किस विचारधारा का परिष्कृत रूप है? मैकग्रेगर की XY विचारधारा, मैस्लो की आवश्यकता विचारधारा, हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा या इनमें से कोई नहीं? तो जो क्लेटन अल्डर की ERG विचारधारा है वो मैस्लो की आवश्यकता का ही परिष्कृत रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लेटन अल्डरकर की जो ERG विचारधारा है वो मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा का ही परिष्कृत रूप है। किसका है? मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा का ही परिष्कृत रूप है क्लेटन अल्डरकर की ERG विचारधारा। अगला है अल्डरकर ने मैस्लो की विचारधारा को तर्कसंगत बनाने के लिए आवश्यकताओं की त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत करी। वह है E बराबर एग्जिस्टेंस नीड, R बराबर रिलेटेडनेस नीड, G बराबर ग्रोथ नीड या उपरोक्त सभी? तो ये सभी आ जाएगा। G का आ जाएगा ग्रोथ नीड, R का आ जाएगा रिलेटेडनेस नीड मतलब जो संबंध की आवश्यकता है, ग्रोथ मतलब जो भी वृद्धि की आवश्यकता है, एग्जिस्टेंस मतलब जो भी रह रहे हैं अस्तित्व की आवश्यकता है। तो ये E, R और G ये सभी उसने बताया था। किसने? अल्डरकर ने। नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है उनमें क्या शामिल है? अर्नेस्ट डेल, न्यूमैन समर, मैकफॉर्लेड या जॉर्ज टेरी? तो नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का कार्य नहीं माना है उनमें है अर्नेस्ट डेल। अर्नेस्ट डेल ने नियुक्तिकरण को प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है। अगला है जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन के कितने प्रकार बताए? जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन के 4 प्रकार बताए। कल एक प्रबंधन का टेस्ट लिया था मैंने वीडियो में, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादन का मुख्य श्रेय किसको है? मैकग्रेगर, मैक्सीलैंड, विक्टर बूम, क्लेटन अल्डरफर? तो ये है विक्टर बूम को। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा कौन है? विक्टर बूम है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज 437 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।